प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 8 जुलाई 2025 है, दिन मंगलवार है। आज बजरंगबली का दिन है। शिव के अवतार माने जाते हैं बजरंगबली, और कलयुग में उसकी बहुत बड़ी महानता है। तो मैं आज बजरंगबली के दिन वीडियो को दे रहा हूँ। तो संजय सिविल फोरम के जो भी छात्र छात्राएं हमसे जुड़े हैं और वीडियो को बार बार देख रहे हैं, मैं उन सभी को, और जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को भी मैं बजरंगबली से हमेशा प्रार्थना करता हूं कि आप अपने प्रगति मार्ग पर आगे बढ़े। आपकी जो मन की इच्छा है बजरंगबली उनको पूर्ण करे और एक अच्छे इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर अपने कार्य को करते जाए। तो निश्चित तौर पर मैं आज मंगलवार को 8 जुलाई 2025 को निरंतर वीडियो देने के क्रम में जो आज की कड़ी का जो मुख्य बातें होगा मैं उसको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो मैं शुरू किया था आगे मौर्योत्तर काल को समाप्त किए। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्योत्तर काल के बाद आता है गुप्त काल। गुप्त काल है ना। तो गुप्त काल के जो प्रथम राजा हैं उसको श्री गुप्त को माना जाता है। तो 240 से 280 ईस्वी श्री गुप्त हैं। श्री गुप्त के लड़के घटोत्कच हैं और वो 280 से लेकर 319 ईस्वी हैं। इसके बाद है चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर 335 ईस्वी है। इसके बाद है समुद्रगुप्त, है ना। तो समुद्रगुप्त जो है 335 से लेकर 375 ईस्वी है। इसके बाद है रामगुप्त, और रामगुप्त जो है 375 से लेकर 380 ईस्वी है। इसके बाद है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या द्वितीय, 380 से लेकर 415 ईस्वी है। इसके बाद है कुमार गुप्त, और वो 415 से लेकर 454 ईस्वी है। इसके बाद है अस्कंदगुप्त, है ना। तो 454 से लेकर 467 ईस्वी अस्कंदगुप्त है। तो ये सब गुप्त वंश के राजा हुए, है ना। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, मैं मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त करने के बाद पूरी कॉन्सेप्ट अवधारणा को क्लियर करते के बाद कई वीडियो को मैं प्रस्तुत किया था मॉडर्न में। मैं प्राचीन भारत के इतिहास को प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री को पढ़ा चुका हूं। फिर हिस्टोरिकल हिस्ट्री में मैं आया था, और हिस्टोरिकल हिस्ट्री में मैं पूरा विस्तार पूर्वक मौर्योत्तर काल को पढ़ा चुका हूं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, प्राचीन भारत के इतिहास में एक अखिल भारतीय साम्राज्य, एक अखिल भारतीय प्रशासन, एक अखिल भारतीय सोशल लाइफ, एक अखिल भारतीय इकोनॉमिकल लाइफ, एक अखिल भारतीय पॉलिटिकल लाइफ, एक अखिल भारतीय आर्ट एंड कल्चर, ये सभी देन मौर्य पीरियड की है। और भारत में प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य पीरियड की सीमा भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के अलावा ईरान इराक तक लगती थी। तो इतनी बड़ी साम्राज्य को सेंट्रलाइज को एक करना, और इसलिए मौर्य काल को एक एकीकृत यानी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट कहा गया। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जितना सबसे ज्यादा मौर्य पीरियड हुए, और मौर्य पीरियड के राजा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे महान राजा हुए। लेकिन मौर्योत्तर काल में आपने देखा कि कई क्षेत्रीय शक्ति उत्पन्न होने लगी। मौर्य पीरियड के जो उत्तराधिकारी अशोक के हुए उसमें ऐसी बाहों में दम नहीं थी जो मौर्य पीरियड के साम्राज्य को एक कायम रख सके। इसलिए जब पुत्र आयोग होते हैं तो साम्राज्य का विखंडन होना स्वाभाविक है। तो मौर्योत्तर काल में कई क्षेत्रीय शक्ति आए, जिसमें कई देशी शक्ति शुंग वंश, कन्नव वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश आए। और मौर्योत्तर काल में कई विदेशी शक्ति, शक, है ना, सबसे पहले हिंद यवन आए, शक आए, पहलव और कुषाण आए। तो कुषाण के सामंत थे गुप्त लोग, यानी फिर सुनिएगा, कुषाण वंश के सामंत यानी जमींदार थे गुप्त काल, जो मध्य भारत और उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में अपनी कार्य को कर रहे थे। तो हुआ क्या कि मौर्योत्तर काल में भी जब मौर्योत्तर काल समाप्त हुआ
तो भारत में कई क्षेत्रीय शक्ति फिर उत्पत्ति हुई। भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में नाग शक्ति आए। भारत के दक्षिण क्षेत्र जिसे महाराष्ट्र कहा जाता है उसमें वाकाटक वंश आए, और भारत के मध्य भारत और समूचा संयुक्त प्रांत में एक बहुत बड़े क्षेत्र में गुप्त राजा लोग आए। और यह जो गुप्त राजा हैं, इसके शासन काल में दोनों चीज हमको देखने को मिलता है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों। तो मौर्योत्तर काल में पहली बार गुप्त राजा ने प्रयास किया कि फिर मैं सेंट्रलाइज गवर्नमेंट को स्थापित करूं, लेकिन उसमें समुद्रगुप्त हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन बाकी जो राजा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कामयाब हुए, बाकी राजा में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो समूचे भारत को भी मौर्य पीरियड की तरह केंद्रीकृत शासन को दे पाए। इसलिए मैं ये दोनों बात को कहा हूं अपने वीडियो में कि मौर्य पीरियड के बाद जो है गुप्त काल में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों की स्थिति देखने को मिलती है, और केंद्रीकरण के लिए बहुत दो हद तक जवाबदेह हैं समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो आपने देखा कि मध्य भारत का उज्जैन हो, जिसकी राजधानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बनाए थे, पाटलिपुत्र प्रथम राजधानी थी। तो मध्य भारत और समूचे संयुक्त प्रांत में यह कुषाण के सामंत है गुप्त लोग। अब बात होती है कि गुप्त काल भी काफी बड़ा है, इसकी प्रशासन बड़ी है, इसके राजा की उपलब्धियां बहुत बड़ी है, हर क्षेत्र में इसकी उपलब्धियां ज्यादा है। तो गुप्त काल के जो स्रोत हैं, क्या क्या स्रोत हो सकते हैं जानने का, मैं उसको विस्तार से अपने वीडियो में बोल रहा हूं। तो गुप्त काल में जो धार्मिक साहित्य स्रोत है उसमें पुराण आता है। तो वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। फिर सुनिएगा, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और मत्स्य पुराण, इससे गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद गुप्त काल की जो राजा हैं उसकी जानकारी विशाखा दत्त के देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पूरी कहानी देखने को मिल रही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और रामगुप्त का, विशाखा दत्त के देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक में। इसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, उसमें कालिदास का रघुवंशम, कई ऐसी पुस्तक हैं जो गुप्त काल पर प्रकाश डाल रहे हैं, गुप्त काल की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाल रहे हैं, कालिदास की पुस्तक। इसके बाद है अमरकोश, अमर सिंह का अमरकोश, जो गुप्त काल की जमीन व्यवस्था, कर व्यवस्था की जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद विष्णु शर्मा का पंचतंत्र पुस्तक, यह भी गुप्त काल को पूरा डिटेल से बता रहा है विष्णु शर्मा। इसे भारत की बाइबल यानी विश्व की बाइबल कहा जाता है, पंचतंत्र, जो गुप्ता काल में लिखी गई विष्णु शर्मा के द्वारा। तो मैंने कई चीज अभी रिफरेंस दिया हूं। इसके बाद गुप्त काल में कई पुरातत्व स्रोत भी हैं, ये तो साहित्य स्रोत हुए, कई धार्मिक साहित्य स्रोत और अलौकिक धार्मिक साहित्य स्रोत। तो मैं ये चीज को बताया अभी वीडियो में। इसके बाद कई अभिलेख हैं जो पुरातत्व आर्कियोलॉजी साइंस के तहत आते हैं, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास में पुरातत्व भी एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो आर्कियोलॉजी साइंस के द्वारा जो गुप्त काल की जानकारी होती है शिलालेख के द्वारा, इसमें समुद्रगुप्त के जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री है ना, हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजा और 12 राजा, दक्षिण भारत के 12 राजा को हराया था। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समूचे समुद्रगुप्त के जीवन का पता लगता है ना, समुद्रगुप्त के जीवन काल में। और समुद्रगुप्त भी एक काफी प्रतापी राजा माने जाते हैं, गुप्त काल के काफी प्रतापी राजा। इसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उदयगिरी लेख, जो वीरसेन के द्वारा स्थापित है, और वीरसेन शिव का बहुत बड़ा अनुयायी था। तो उदयगिरी लेख के द्वारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जानकारी प्राप्त हो रही है। इसके बाद अस्कन गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, जो यूपी के गाजीपुर में भीतरी स्तंभ लेख है, उसमें हून का जिक्र है कि अस्कन गुप्त के शासनकाल में हून का आक्रमण हुआ और अस्कन गुप्त ने हून को पराजित किया, भीतरी स्तंभ लेख से। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि गुप्त वंश के जो पुरातत्व स्रोत हैं, साहित्य स्रोत हैं, पुराण है, ये सबसे गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त हो रही है। इसके अलावा शूद्रक जो का मृग कटिचम और वास्यायन का कामसूत्र से भी गुप्त के प्रशासन की जानकारी प्राप्त हो रही है। इसके बाद बहुत सारे इतिहासकार गुप्त काल को लेकर मतभेद है।
काशी प्रसाद जायसवाल इसको गुप्त काल को यानी गुप्त काल के राजा को शूद्र बताया है, जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर इसको वैश्य बताते हैं। और राम शरण शर्मा भी जो इतिहास के लेखक हैं उसको भी गुप्त काल को वैश्य बता रहे हैं। लेकिन गौरी शंकर ओझा और आरसी मजूमदार गुप्त काल को क्षत्रिय बता रहे हैं। लेकिन मैं इतना निश्चित कह रहा हूं कि गुप्त काल एक निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं, मैं अपना निष्कर्ष पर, कि गुप्त राज के राजा संभवतः वैश्य थे, जिसका मुख्य स्थान कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास था। और उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सीमा तक ये गुप्त का शासन था। और वो धीरे धीरे पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाए और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाए। तो फ्रेंड्स, मैं इस स्रोत को लेकर प्रस्तुत हुआ था। और अभी जो मैं क्रम लिखा हूं, श्री गुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, अस्कंदगुप्त, ये इसको अगले वीडियो में मैं डिटेल से बोलूंगा। काफी बड़ी चैप्टर है गुप्ता काल। मैं खंड बाय खंड करके एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक डिटेल को मैं वीडियो में बोलने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, क्योंकि आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहिए। क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं कि जीवन में रटना समाधान नहीं है, जीवन में समाधान है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर आप बड़े से बड़े एग्जाम को या किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में रटने की पद्धति को बनाए हैं, तो उसमें 95% चांस है नहीं सफलता के लिए। लेकिन अपने जीवन में आप अच्छी बुक को पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, आपके रिटेन पावर स्किल डेवलप क्लियर है, हर बिंदु पर कॉन्सेप्ट है, तो आपकी 95% सफल होने की संभावना है। अब आपको तय करना है कि हमको सफल होना है या असफल होना है। तो निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहिए, एक सही दिशा में अपनी तैयारी को जारी रखें। और अपने आप सही दिशा में अगर तैयारी जारी रखेंगे तो कामयाबी एक न एक दिन आपको अवश्य मिलेगी। और मैं भी चाहता हूं कि मेरे द्वारा तमाम सारे छात्र सफल हो, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो। और मैं निरंतर वीडियो दे रहा हूं आप लोगों के बीच। ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे को शेयर कीजिए, फैलाइए मेरी कॉन्सेप्ट, मेरी अवधारणा को, मैं किस हिसाब से हिस्ट्री को पढ़ाता हूं। और मैं आपके सफलता के लिए फिर पुनः बजरंगबली से कामना करता हूं कि आपको भगवान बजरंगबली वो शक्ति दे ताकि आप सफल हो जाएं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को और वीडियो को ही विराम देता हूं। धन्यवाद।